चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम गद्य के विविध आयाम इस किताब को आगे पढ़ते हुए आगे का पाठ है सद्गुरु का कहना है। यह एक व्यंग्य रचना है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। सबसे पहले व्यंग्य का अर्थ हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। व्यंग्य का अर्थ है आपकी सीधी सरल भाषा में एक विनोदी रचना, लेकिन ऐसा विनोद जो एक ऊंचे स्तर का होता है, जिसमें एक स्तर होता है। इसमें साहित्यात्मकता और उसके साथ एक कलात्मकता का अंग होता है। मराठी में ऐसे विनोद पर लेखन करने वाले बहुत सारे लेखक रहे, जैसे कि प्र के अत्रे हो, पु ल देशपांडे हो, द मा मिरासदार। उसी प्रकार हिंदी में शरद जोशी, काका हतरसी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई इस तरह से हास्य व्यंग्य परक रचनाओं में बड़े माहिर रहे और इन्हीं की बदौलत हिंदी साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई को खूब लोकप्रियता प्राप्त हुई। ऐसा व्यंग्य जिसे हम चुटकी कहते हैं, चुटकियां लेना, व्यवस्था पर, नेताओं पर, व्यवस्था, लोकशाही पर एक ऐसा वो विनोद करते हैं, व्यंग्य कसते हैं, जो वास्तव में देखा जाए तो समाज की वो वास्तविकता होती है, समाज की सच्चाई होती है। और ऐसा व्यंग्य पढ़ने के बाद, सुनने के बाद समाज को हंसी भी आती है और सच को सामने रख दिया, इस कारण उसे खुशी भी होती है। ऐसे हास्य व्यंग्य परक लेखक हरिशंकर परसाई ने सद्गुरु का कहना है इस पाठ के माध्यम से ऐसा व्यंग्य कसा है, ऐसी चुटकियां ली है कि वे समाज की वास्तविकता पर उंगली रखते हैं। क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि आजादी के बाद ये पढ़ा लिखा जो समाज है, वह इज्जत कमाने के नाम पर अपनी खोखली प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर रहा है। खोखली प्रतिष्ठा, थोथी प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा असली नहीं होती, झूठ मूठ की होती है, और ऐसी प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य भागदौड़ कर रहा है। और इसी के बीच लेखक को जो कुछ दोष त्रुटियां दिखाई दी, उसे बड़ी अच्छी तरह से, प्रभावी ढंग से उन्होंने पाठकों के सामने रखा। अब पाठ के शीर्षक से ही शुरू कीजिएगा। सद्गुरु का कहना है। अब वास्तव में हमारे जैसे प्राचीन देश में, जिस देश में संस्कृति का और इतिहास का बड़ा गुणगान होता है, इस संस्कृति में गुरु की अपनी एक महत्ता थी।
हर किसी को गुरु हुआ करता था, जबकि स्कूल कॉलेज शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी उस वक्त भी। गुरुकुल आश्रम, गुरु द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह आपको मालूम है। लेकिन पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था शुरू होने के बाद गुरु की जगह अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक ने ली, और वैसे वैसे गुरु की महत्ता बढ़ने के बजाय घटती गई। और फिर गुरु का नाम लेकर चाहे जो कुछ झूठ मूठ समाज में चलाया जा रहा। सच्चा जो गुरु होता है वो कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाता, झूठ मार्गदर्शन नहीं करता। लेकिन वो यहां परसाई जी ने व्यंग्य के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि कोई झूठ मूठ का गुरु किस प्रकार की गलत सलाह देता है। क्योंकि गुरु पर संत कबीरदास ने बड़ा अच्छी बात कही है। वे कहते कि जीवन में सभी को गुरु की बेहद आवश्यकता है। वे अपने दोहे में कहते कि जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंध, जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त। कूप यानी कि कुआं। जाका गुरु अंधला, जिसका गुरु अंधा है, चेला निरंध, चेला जन्मांध होगा। जिसका गुरु ही आंखों से अंधा है, उस गुरु ने पढ़ाए गए उसका चेला, शिष्य, शागिर्द जन्मांध होगा। और ऐसे दोनों अंधे रास्ते में एक दूसरे से टकराएंगे। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़त, ऐसे दोनों अंधे कुएं में गिर पड़ेंगे, यानी कि दोनों का सर्वनाश निश्चित है। कबीर क्या कहना चाहते इस दोहे के माध्यम से? कि आपका जो गुरु होगा उसको दृष्टि चाहिए। दृष्टि यानी सिर्फ आंखों वाली दृष्टि तो जरूरी है, लेकिन दृष्टि यानी कि उसके पास ज्ञान चाहिए। गुरु ही अज्ञानी होगा, अनपढ़ होगा, तो भला वह अपने शिष्य को क्या देगा? यहां उस थोड़े से अज्ञानी गुरु की, खोखले गुरु की बात लेखक हरिशंकर परसाई ने की है। और इस धरती पर हर जन्म लेने वाला मनुष्य क्या है? वह जन्म लेते समय नंगा आया है और नंगा उसे जाना है। ना साथ में कुछ लेकर आता है और ना मरने के बाद स्वर्ग या नरक जहां कहीं भी उसे जाना है, साथ में कुछ लेकर जाता नहीं। ना साथ में कुछ लेकर आया, ना साथ में कुछ लेकर जाना है। फिर जिंदगी में उसे कमाना है तो क्या कमाना? धन, संपत्ति, जायदाद, घर, बेंगलो, कार, बैंक बैलेंस, ये कमाना है? नहीं। उसे कमानी है प्रतिष्ठा, उसे कमानी है इज्जत, उसे कमाना है अंग्रेजी में स्टेटस। प्रतिष्ठा कमानी है, इज्जत कमानी है, और ऐसी प्रतिष्ठा इज्जत कमाने के लिए सालों साल लगते हैं। आज न जाने क्यों समाज भ्रमित हुआ है और उसी को इज्जत दे बैठा कि जिसके पास धन, संपत्ति, जायदाद है और जिसके चाल चलन चरित्र में कुछ भी गुण नहीं है। यानी कि आजादी के पहले जो लोग इस देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजों की जेल की सजा काटते थे, उनका जेल जाना इज्जत का था, उनका जेल जाना इज्जत का, प्रतिष्ठा का था। लेकिन आज कोई भी ऐरा गैरा न तू खेरा, कोई छूट मूट का गुंडा
कोई डकैती, कोई चोर जेल की सजा काट रहा है, अदालत उसे जेल की सजा सुनाती है, तब भी कुछ बेवकूफ लोग उनके गले में फूलों की माला पहनाते हैं। क्या वो इज्जतदार है? वो गुंडा, वो चोर, वो डकैती, यानी कि वो उसकी खोखली प्रतिष्ठा। जिसके घर में धन संपत्ति जायदाद है और इज्जत कमाने के लिए किसी को पानी पीने की सुविधा वो प्रदान करता है और अपने आप को दानशूर कहकर, प्रतिष्ठित कहकर उसका गुणगान गाया जाता है, यह है खोखली प्रतिष्ठा, यह है झूठ मूठ की प्रतिष्ठा। यहां आजादी के आसपास की ये कहानी है। लेखक ने पाठ में कहा है कि उन दिनों जिसके पास घर में लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था वो बड़ा इज्जतदार कहलाता, वो बड़ा प्रतिष्ठित कहलाता। लैंडलाइन का फोन, जो टेलीफोन निगम का, बीएसएनएल का फोन हुआ करता था घर में, हाथ से रिंग से नंबर दबाना, यह मोबाइल के पहले की बात है। और ऐसे टेलीफोन किसी भी गांव में, शहर में 5-10 लोगों के पास हुआ करते थे। जो अमीर है, जिनके पास थोड़ी बहुत धन जायदाद संपत्ति है, जो बहुत बड़ा अफसर है, ऐसे इने गिने चुने 10-5 लोगों के घर में ही उन दिनों शहर में टेलीफोन हुआ करते थे और समाज में उसे प्रतिष्ठित कहा जाता था, इज्जतदार कहा जाता था। देखिए, उन दिनों उस टेलीफोन की सुविधा पोस्टपेड हुआ करती थी। महीना भर हम टेलीफोन का प्रयोग करेंगे, उसका उपयोग करेंगे और महीने के बाद उसका बिल आता था और फिर महीने के बाद हम बिल जाकर भरते थे। आज देखिए, इस पूंजीवाद ने, इस भांडवलशाही ने, इस अंबानी और तमाम सारी वोडाफोन हो, तमाम सारी कंपनियां हो, ये क्या करती है, पहले बिल भरना पड़ता है हमें और बाद में मोबाइल शुरू होता है। यानी कि पहले पैसे दे दो, बाद में आपका मोबाइल शुरू होगा। और उन दिनों सरकार के द्वारा चलाई गई बीएसएनएल कंपनी पहले महीना भर फोन का उपयोग करो और महीने के बाद अंत में फोन का बिल भरो। देखिए, जमाना कहां से कहां बदला। आज पहले पैसा फेंको और बाद में सुविधा ले लो। और पहले सरकार द्वारा चलाई गई बीएसएनएल, पहला आप उपयोग लो, ये सेवा ले लो और महीने के बाद पैसे दे दो। इतना बड़ा बदलाव इस कैपिटलिस्टिक युग में आया, भांडवलशाही पूंजीवादी युग में आया। लेकिन हम चुपचाप पहले पैसे भरते। तो यहां लेखक के घर में एक लैंडलाइन का टेलीफोन है। अभी मैंने कहा कि महीना भर प्रयोग करो और बाद में पैसे भरो। लेकिन 1 महीने के बाद पैसे नहीं भर दिए हमने किसी कारणवश, तो फोन का कनेक्शन काट दिया जाता था। जो उचित है, योग्य है, उसे हम नकार नहीं सकते। जो जो फोन बिल नहीं भरेगा उसके फोन का कनेक्शन काट दिया जाएगा। और ऐसे लेखक के घर में वो लैंडलाइन टेलीफोन था। फोन का बिल पैसे न चुकाने के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया। वही होता है, जब हम नगर पालिका, म्युनिसिपालिटी का टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारे नल का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है आज भी। उसी प्रकार उन दिनों इनके लेखक के घर का जो लैंडलाइन टेलीफोन था उसका कनेक्शन काट दिया गया। लेकिन दोस्तों, तब भी और आज भी जो लाइट का बिल नहीं भरेगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये नियम है,
इस नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन क्या सभी लोगों ने अगर बिजली का बिल नहीं भरा तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है? नियम तो है सभी को समान होना चाहिए, लेकिन यह नियम सभी को लागू होता है क्या? इसकी गहराई में जाकर छानबीन करो तो क्या निष्कर्ष सामने आता है? सभी का बिजली का कनेक्शन काट देना चाहिए जिसने बिल नहीं चुकाया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस शहर के गिने चुने लोगों के जिसने बिल नहीं भरे, ऐसा कोई गरीब परिवार है, उनके कनेक्शन काट दिए जाते। लेकिन उसी शहर के जो बड़े लोग हैं, अमीर है, धनवान है, इज्जतदार है, नेता है, उन्होंने भी बिल नहीं भरा, उनका कनेक्शन काट देना चाहिए, लेकिन उनका काटा नहीं जाता। आपके शहर में देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहां कोई JSW कंपनी होगी या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या हर महीना बिल भरते हैं? उन पर बिजली का हजार नहीं लाखों करोड़ों का बिल बकाया होता है। वो बिल नहीं भरते, फिर भी उनका कनेक्शन काटा नहीं जाता। लेकिन कुछ गरीब परिवार है तो उसने एक महीने का 400, 500, 250 रुपए बिल नहीं चुकाया तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता। लेखक ने उसी बात को उठाया है कि मेरा टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया। लेखक कहते हैं बराबर है, सही है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है टेलीफोन बिल भरने के, मैंने बिल नहीं चुकाया, मेरा कनेक्शन काट दिया, बराबर है, सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अन्य लोगों का नहीं काटा, वो भी ठीक है। लेकिन बिल न भरने के कारण टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया, यह उस वक्त समाज में बेइज्जती थी, इज्जत मिट्टी में मिलाने जैसी बात थी। प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई ऐसा समझा जाता था। समाज में, गांव में, शहर में उसकी चर्चा होती थी कि बिल न भरने के कारण फला फला का टेलीफोन का कनेक्शन काट दिया गया। ऐसी सूचना सभी को आई कि भाई फला फला तारीख तक बिल नहीं भरा तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेखक को उनके कई नजदीकी रिश्तेदार, उनके मित्र मिलते हैं तो ये सूचना से अवगत कराते कि भाई बिल भरो वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। कईयों के फोन आते कि बिल भर दो वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये सारे उनके परिचित लेखक की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक एक पत्रकार मित्र थे, वे भी लेखक को सूचित करते कि बिल भर दो वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। वो पत्रकार मित्र अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, उसको भी सूचना आई थी, उसने भी बिल नहीं भरा था, दिन भर भागदौड़ करता, यहां वहां से उधारी से पैसे लेकर जुगाड़ करता और किसी तरह से बड़ी मेहनत से वो बिल अदा करता और उसका कनेक्शन कटने से बच जाता। उसका कनेक्शन कटने से बच जाता, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत जो मिट्टी में मिल जाने वाली थी, वो प्रतिष्ठा उसने बचाई। और फिर वो पत्रकार मित्र लेखक से कहता, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, बिल क्यों नहीं भरा, आपका कनेक्शन काट दिया गया, शायद अप्रत्यक्ष रूप से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, आप इज्जतदार नहीं रहे, प्रतिष्ठित नहीं रहे। लेखक उसे जवाब देते हैं, मैं कोई आड़तिया हूं, मैं कोई व्यापारी हूं, या मैं कोई सट्टा खेलने वाला हूं कि फोन से कोई ये आंकड़ा वो आंकड़ा मुझे समझा कर लेना है। ना मैं व्यापारी हूं, ना मैं कोई सट्टा खेलता हूं, मैं आड़तिया नहीं हूं।
मेरा कोई व्यापार नहीं है, मैं उद्योगपति नहीं हूं कि फोन के बिना मेरा कुछ चलेगा नहीं, इसलिए फोन कट गया, इसका मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, जाने दो। लेकिन तब उस वक्त समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलानी जैसी बात थी। फिर लेखक के एक मित्र थे नायर नाम के। लेखक अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते, अरे उस नायर का भी फोन कट गया है, यानी कि मेरा अकेला का नहीं, नायर का भी फोन कट गया है। अब जो कुछ रास्ते में लेखक को मिल जाता कि आपका फोन नंबर दे दो, लेखक कहते कि नहीं, फोन नंबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा फोन का कनेक्शन काट दिया गया है। कोई दूसरा आता, मैं आपसे संपर्क कर रहा था, मैं आपसे घर पर मिलने के लिए आया, फोन कर रहा था, फोन नहीं लग रहा था। तपाक से लेखक जवाब देते, मेरा फोन कट गया है, बिल नहीं भरा। तो इस तरह से घर वाले कहते, आप इज्जत बचा कर रखिए ना, खुलेआम ये क्यों कहते घूमते फिर रहे हो कि फोन का कनेक्शन काट दिया गया, पैसे नहीं भरे। कोई लोग आपकी इज्जत बचाना चाहते तो इज्जत बचा कर रखो, लेकिन लेखक ऐसी खोखली प्रतिष्ठा में अपना मन रमाना नहीं चाहता था। यह एक बात। खोखली प्रतिष्ठा बचाने के लिए देखिए फोन की एक बात रही। दूसरी बात इनकम टैक्स। हाँ, एक बात मैं भूल गया, कितने पैसे लेखक ने नहीं भरे थे फोन के बिल के, इस कारण उनका फोन का कनेक्शन काट दिया। आंकड़ा ध्यान में रखिए, 200 रुपए, 200 रुपए का फोन का बिल था। वह नहीं चुकाने के कारण लेखक का फोन का कनेक्शन काट दिया गया, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाएगा कितने पैसे न भरने के कारण लेखक का फोन का कनेक्शन काट दिया गया। ऑप्शन हो गए 100 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। तो सही जवाब क्या होगा? 200 रुपए। फोन एक इज्जत का लक्षण। इज्जत कमाने का दूसरा लक्षण है इनकम टैक्स भरना। इनकम टैक्स भरना पड़ता है। नौकरी करने वाला हो, सरकारी नौकर हो, कंपनी का नौकर हो, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कामगार हो, छोटा मोटा धंधा चलाने वाला हो, इन सभी को एक निश्चित सीमा के बाहर जाकर पैसे कमाए तो उसे इनकम टैक्स के रूप में सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और उसी टैक्स पर सरकार रास्ता, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सुविधा समाज को प्रदान करती है। तो टैक्स भरना है, इनकम टैक्स। आजकल कोई 1.5 लाख रुपए से ज्यादा साल भर में कमाए तो टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स भरना एक इज्जत का लक्षण माना जाता था। पहला लक्षण घर पर फोन, दूसरा लक्षण टैक्स भरना। जो सरकारी नौकर होते हैं, कंपनी के नौकर होते हैं, जो सैलरी लेते हैं, वो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कागजों पर दिखाई देती, वो अपना इनकम छिपा नहीं सकते। इसलिए जितने सारे सैलरी पर्सन हैं जो वेतन लेते हैं, जिनका कागजों पर वेतन दिखाया जाता है, उनको प्रामाणिकता से इनकम टैक्स भरना ही पड़ता। लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, छोटे बड़े व्यापारी, उद्योगपति, पूंजीपति, भांडवलदार, क्योंकि ये इनकम छुपाते हैं। जितना इनकम टैक्स भरना है उतना भरते नहीं, क्योंकि हम ग्राहक भी उनसे जो रिसीट लेनी है वो रिसीट लेते नहीं।
और ये चोरी करते हैं इनकम टैक्स। यहां लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि इस तरह से इनकम टैक्स नहीं भरा तो उसको नोटिस आती है, सूचना आती है, उसे कोई दंड होगा, जुर्माना होगा। अगर बहुत इनकम टैक्स की चोरी की तो उसे जेल की सजा का भी प्रावधान होता है। लेकिन कई लोग इनकम टैक्स छुपाते हैं, इनकम टैक्स भरते नहीं, इनकम टैक्स की चोरी करते। कि बड़े बड़े कंपनियां देखिए, बड़े बड़े पूंजीपति देखिए, नहीं इनकम टैक्स भरते समय। अगर ईमानदार नौकर ने इनकम टैक्स नहीं भरा तो उसे दंड होगा, जुर्माना होगा, जेल की सजा भी होगी। लेकिन लेखक यहां एक उदाहरण देते हैं कि किसी ने 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं भरा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिलायंस नाम की एक जो बहुत बड़ी कंपनी थी, 1990 तक इनकम टैक्स के रूप में एक पाई भी नहीं भरती थी। ऐसी कई कंपनियां हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, नहीं भरते इनकम टैक्स। लेखक यहां एक उदाहरण देते हैं कि इस तरह से किसी बड़े आदमी ने, नेता ने इनकम टैक्स नहीं भरा तो प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो खींची जाती है और प्रधानमंत्री ने उसे इनकम टैक्स न भरने के कारण डांटना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री उल्टा करते हैं, वो भुलक्कड़ है, वो भूल गया, ये कहकर उसका गुनाह मुआफ कर देते। अगर प्रधानमंत्री ही ऐसी बात करेंगे तो इस तरह से भला कौन ईमानदारी से इनकम टैक्स भरेगा? नहीं इनकम टैक्स भरेगा तो आम लोगों के लिए जो रास्ता, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा है, वो सरकार कैसी उसकी पूर्तता करेगी? इसके बाद तीसरा उदाहरण दिया है कुत्ता। कुत्ते होते हैं हर गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में। ऐसे कुत्ते आवारागर्दी के रूप में न जाने कितने घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वो कुत्ते बड़े खुशनसीब होते हैं जो अमीरों के घर में जिसे पाला पोसा जाता, उसे बड़ी सम्मान के साथ रखा जाता, मालिक उसे घूमने फिरने के लिए लेकर जाता, खाने के लिए उसे मेडिकल से बिस्कुट लिए जाते। एक बार ऐसा ही हुआ कि गली शहर में, देश में अधिक कुत्ते हुए, लोगों को काटते रहे, लोगों को परेशान करते रहे। विधानसभा में आवाज उठाई गई। एक अमीर परिवार का कुत्ता था, वो आने जाने वाले को काटता था। लोगों ने शिकायत की, सवाल प्रश्न विधानसभा तक चला गया। सरकार ने यह हुक्म निकाला कि कुत्तों को मार दिया जाए, गोली से मार दिया गया कई कुत्तों को। लेकिन वो कुत्ता बच गया। किसका कुत्ता था वो? किसी अमीर का था, किसी प्रतिष्ठित परिवार का था। और यूं ही आवारागर्दी करते गली मोहल्ले में भौं करने वाले कुत्तों को मार दिया गया, अमीर के कुत्तों को बचाया गया। उसी कुत्ते को लेकर तीसरा प्रसंग है। एक बहुत बड़ा बंगला है अमीर का, आलीशान बंगला, गेट लगाया है, गेट पर बोर्ड लगाया है, वो जो कोई मालिक होगा। एक बोर्ड पर लिखा है आर के दास, आर के दास। उसी के साथ दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, कुत्ते से सावधान, बिवेयर बिवेयर ऑफ डॉग्स। लेखक बड़ा व्यंग्य कसते हैं, दोनों बोर्ड एक साथ पढ़ते हैं कि आर के दास कुत्ते से सावधान, यानी कि आर के दास ये कुत्ता है, उसे सावधान रहिए। तो ऐसा एक कलात्मक व्यंग्य
लेखक यहां कसते हैं। परीक्षा के रूप में, वस्तुनिष्ठ के रूप में प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगले पर, आलीशान बंगले पर एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस पर क्या लिखा था, कौन सा नाम लिखा था? आर के दास, एस के दास, एम के दास, डी के शर्मा? तो सही उत्तर आपको देना होगा आर के दास। तो इसे छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे आर के दास को बड़ा शौक था कुत्ते पालने का और पाइप खींचने का। पुरानी हिंदी फिल्मों में पाइप खींचा जाता सिगरेट की तरह, तो ऐसे पाइप का उनके यहां बहुत बड़ा संग्रह था। कई कुत्ते भी थे और वो बड़ी शान से उनके घर में जो भी कुछ लोग आते थे, ऐसे अमीर बड़े लोगों के घर में कई लोग आते थे, तो उनके साथ घंटों घंटे कुत्ते इस विषय पर बात करते थे, पाइप इस विषय पर बात करते थे। यानी कि मानव देश में और कोई समस्या ही नहीं है। खैर, तीसरा एक उदाहरण लेखक ने दिया है कि इस तरह से मॉल्स, आज की भाषा में जो मॉल्स है, बड़े बड़े मॉल्स है शहरों में, उन दिनों में भी आजादी के पहले इस तरह से जहां कहीं अंग्रेज ज्यादा रहते थे, वहां बड़े बड़े दुकान हुआ करते थे। उस दुकान का एक नाम है मॉडर्न स्टोर्स। मॉडर्न स्टोर्स, शब्द अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। उस दुकान में अच्छी अच्छी वस्तुएं, चीजें बिकने के लिए थी, ऊंचे दाम की थी। दुकान में सब लोग अंग्रेजी बोलते थे, आने जाने वाला ग्राहक भी अंग्रेजी ही अधिकतर था। हमारे कुछ देशी बनावटी लोग थे, वो उस दुकान में जाकर कुछ चीजें, वस्तु खरीदने में अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करते थे। जैसा आजकल गली मोहल्ले के किसी किराने की दुकान से कुछ चीज वस्तु खरीदना अच्छा नहीं लगता, मॉल में जाना चाहते हैं। और आज भी मॉल में किसी चीज वस्तु की दाम, मूल्य बहुत अधिक होता है, उसकी हम परवाह नहीं करते, लेकिन स्टेटस का माना है, पर इज्जत का मानिए, प्रतिष्ठा का मानिए, इसलिए मॉल्स में जाते। उन दिनों अंग्रेज लोग तो उस मॉडर्न स्टोर्स, मॉल्स में जाते थे, वहां अंग्रेजी बोली जाती थी। एक हिंदू परिवार है, वह भी इस मॉल में जाकर चीज वस्तु खरीदना अपने आप को प्रतिष्ठित समझता था। 2 मील रिक्शा से उसे जाना पड़ता। उसे खरीदनी है एक ही वस्तु, झाड़ू खरीदना है, और झाड़ू खरीदने के लिए वह रिक्शा पकड़ता है, 2 मील रिक्शे से यात्रा करता है, उस मॉडर्न स्टोर्स में जाता, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता, वो एक झाड़ू खरीदता, एक ही चीज खरीदता, झाड़ू खरीदता। सुनकर हैरानी होगी, उन दिनों उस झाड़ू की कीमत थी 50 पैसे, 50 पैसा, जबकि बाहर उससे सस्ते में झाड़ू मिलता। 50 पैसे कीमत से वह झाड़ू खरीदता। आया कितना दूर? 2 मील रिक्शा से आया, और रिक्शा का किराया उसने कितना चुकाया? सुनकर अचरज होगा, 2 रुपए रिक्शा का किराया, और खरीदा मॉडर्न स्टोर्स में जाकर एक ही चीज, झाड़ू। 50 पैसे की झाड़ू खरीदने के लिए उसने ऑटो रिक्शा का किराया 2 रुपए चुकाया। ये चौथा इज्जत का लक्षण, प्रतिष्ठा। पांचवा इज्जत कमाने का लक्षण है कि बड़े बड़े होटल्स, मोटेल्स में जाना, ऊंचे होटल में, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में जाकर इस तरह से क्या करना कि होटलिंग करना, इज्जत का लक्षण, प्रतिष्ठा का लक्षण, स्टेटस सिंबल कहा जाता है। भाई, जो कॉफी बाहर अगर कोई आज की तारीख में 10 रुपए उसकी कीमत होगी, सामान्य होटल में अच्छी कॉफी मिलती है, 10 रुपए कीमत होगी, तो वही कॉफी ऊंचे दर्जे के होटल में
1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार होटल में जाकर कॉफी पियोगे तो वही 10 रुपए की कॉफी वहां 100 रुपए, 500 रुपए देने पड़ते, ऊपर से उस वेटर को टिप देनी पड़ती। लेकिन न जाने क्यों खोखली प्रतिष्ठा कमाने के लिए ये समझा गया, ये भ्रमित किया गया कि होटलिंग करने के लिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े होटल में जाना। यहां भी एक उदाहरण दिया है, एक किसी कंपनी में टाइपिस्ट का काम करने वाली लड़की है, उसका भी एक युवा मित्र है, लड़का है, वो किसी कंपनी में वो क्लर्क है। देखिए टाइपिस्ट और क्लर्क कितनी कम तनख्वाह होगी, लेकिन वो दोनों दोपहर को लंच के बाद कॉफी पीना चाहते हैं। होटल का नाम है गेलार्ड, ऊंचा होटल है, ऊंचे दर्जे का है, आज की भाषा में 1 स्टार 3 स्टार होटल। और वे उस होटल में जाकर कॉफी पीते, जो कॉफी उन दिनों बाहर 1 रुपए कीमत पर मिलती थी, उस ऊंचे दर्जे के होटल में 1 रुपए की कॉफी के लिए 5 रुपए देना पड़ते, और ये दे देते 5 रुपए, क्योंकि उन्हें लगता है ये प्रतिष्ठा का लक्षण है, इज्जत का लक्षण है कि ऊंचे होटल में जाकर कॉफी पीना। और उन दिनों में भी कुछ लोग अपने महीने की कमाई का 10वां हिस्सा इस होटलिंग पर खर्च करते थे। आज भी देखिए, इस कोविड महामारी की बात छोड़ दीजिए, वरना इसका बर्थडे होटल में गए, उसका बर्थडे होटल में गए, ये समारोह वो समारोह होटल में गए, यानी खाम खा। और किसी भी होटल का खाना क्या बहुत बड़ा अच्छे दर्जे का होता, उसे कोई स्वाद होता, उसे कोई टेस्ट होती। कोई भी सब्जी का नाम ले लो, सभी की टेस्ट समान ही होती है, फिर भी हमें ऊंची पैसे, अधिक पैसे वहां देने पड़ते। दुर्भाग्य से ये इज्जत का लक्षण कहा जाता, प्रतिष्ठा कही जाती, लेकिन ये खोखली प्रतिष्ठा हमें देखने को मिलती है। छठा उदाहरण दिया है उधारी। उधारी हम महीने भर क्या करते, महीने भर इस तरह से देखिए, महीना भर हम क्या करते, किराना माल लेते, और किराना माल लेकर महीने के अंत में हम वो उधार लेते महीना भर, और उसके बाद महीने के बाद हम वो उधारी देते। ये आम चलन है आज भी गांवों में, बड़े बड़े शहरों में। और होता क्या भाई, कि उसकी उधारी चुकाना जरूरी है पेमेंट होने के बाद, लेकिन कई लोग उधारी समय पर नहीं चुकाते, और उस दुकानदार को, उस ग्राहक के पीछे पड़ना पड़ता है। कुछ ईमानदार लोग महीने पेमेंट होते ही उधारी चुकाते, लेकिन उल्टा व्यवहार है दोस्तों। जो समय पर प्रामाणिकता से, ईमानदारी से पेमेंट होने के बाद किराना दुकान की उधारी देंगे, उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन जो वो उधारी समय पर नहीं देता, एक उदाहरण दिया है, दुकानदार उसे कहता है कि आप तो बड़ी इज्जतदार है, आपसे कैसे पैसे मांगना। देखो, उसने पैसे उधारी समय पर नहीं दी, दुकानदार क्या कहता, आप तो बड़ी इज्जतदार है, पर आपको पैसे कैसे मांगना। लेखक कहते हैं इसीलिए मैंने पैसे नहीं दिए कि आप मुझे जब तक इज्जतदार नहीं कहते तब तक मैं पैसे नहीं देने वाला। और जैसे आपने कहा आप इज्जतदार हो, तुरंत लेखक उसकी उधारी के पैसे चुकता करते। तो देखिए, प्रतिष्ठा, इज्जत न जाने कैसे कैसे कमाई जाती। एक 7वां उदाहरण देकर इस कहानी, इस हास्य व्यंग्य के पाठ को हम पूरा कर देंगे। वो बात है कि इज्जत किसकी होती है,
उन्होंने एक रसूलन बाई का उदाहरण दिया है। नाम अच्छी तरह से ध्यान में, रसूलन बाई, जो कि संगीत की बड़ी साधक थी, संगीत में बड़ी माहिर थी, विशेषतः दादरा और ठुमरी, ये शास्त्रीय संगीत में। उसे सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त था। देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि इस तरह से सदगुरु का कहना है, इस पाठ में किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त था? उत्तर लिखना है रसूलन बाई। रसूलन बाई को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त थे। वो ठुमरी और दादरा में शास्त्रीय संगीत में बड़ी माहिर थी। एक बार वो अहमदाबाद शहर में रहने वाली, अहमदाबाद शहर में दंगा हुआ। जाहिर है रसूलन बाई मुस्लिम है, हिंदू लोगों ने उसका घर जलाया। किसी तरह से रसूलन बाई अपनी जान बचाने में सफल हुई। आवाज मत कीजिएगा। किसी तरह से रसूलन बाई अपनी जान बचाने में सफल हुई। लेखक कहते हैं, अगर उस रसूलन बाई की जगह अगर कोई रामकली हिंदू स्त्री होती तो क्या दंगे में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? हिंदू लोग रामकली, वो हिंदू संगीत की साधिका है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। रसूलन बाई मुस्लिम है, इसलिए उसका घर जलाया गया। और फिर वो आगे कहते कि आगे चलकर न जाने इस देश में ऐसी सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम दंगे के सहारे ऐसी निर्माण की जाएगी कि संगीत में भी हिंदू मुस्लिम का भेद हो जाएगा। कोई कहेगा हिंदू ठुमरी, मुस्लिम ठुमरी, सिख ठुमरी, यानी कि ठुमरियों में भी ये इस धर्म की ठुमरी, उस धर्म की ठुमरी। दादरा को लेकर भी इस तरह से हिंदू दादरा, मुस्लिम दादरा, अकाली दादरा, ऐसा बंटवारा होगा। यानी कि जाते जाते लेखक हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि आजादी मिली, लेकिन इस हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, वो भी किस नाम पर? धर्म के नाम पर। ये धर्म सांप्रदायिक का इसने जहर खोल दिया और इस देश के दो टुकड़े हुए। मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए अलग देश हिंदुस्तान। और आज उस हिंदुस्तान में भी हर कोई अपने धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर उसे तोड़ना चाहता है। तो इसी तरह से ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। इसको लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो उसे जरूर पूछिएगा, वरना इस पाठ को मैं यहीं पर विराम देता हूं। है किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न? बोलो निकिता, गौरी। पाठ समझ में आया? नहीं सर। हाँ सर। चलिए फिर ठीक है, आगे आपको कोई लेक्चर होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।